थोड़ी सी बारिश हुई 15-20 मिनट की और हमारे यहाँ पर एक तरह से सड़कें जाम हो जाती हैं, नालियाँ रुक जाती हैं, पानी जो है बारिश का वो नालियों की बजाय सड़कों पे चलने लगता है और गाड़ियाँ और बसेस, आप देखोगे सबसे फेवरेट जो फोटो आता है उस दौरान, जो सबसे खास जो पॉपुलर फोटो होता है वो मिंटो ब्रिज का आता है दिल्ली का, सीपी के पास। वहां पर जिस तरह से बस और गाड़ियां जाके थम जाती हैं, पूरी पानी में भर जाती हैं। अगर किसी नल से एक बूंद पानी रेगुलर पूरे साल टपकता है, 10,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो आपने एक नल को जिसमें पानी टपक रहा है ऐसे बूंद बूंद, वो भी कहीं रोक दिया, उसको ठीक करवा दिया, तो 10,000 लीटर पानी तो आपने ये बचा दिया। क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल 10,000 लीटर। हाँ, तो मैं फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गया, एनजीटी, और 11 जनवरी 2013 को एक लैंडमार्क ऑर्डर उन्होंने दिया कि कोई भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड वाटर यूज नहीं करेगा। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल था। नमस्कार, नोवा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है श्री विक्रांत तोंगड़। ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना नाम है। एनसीआर के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो आइए बात करते हैं विक्रांत तोंगड़ जी से। धन्यवाद मोगा जी। नमस्कार विक्रांत भाई, कैसे जी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। नोवा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आपको मैं वाटर वॉरियर बोलूं, वाटर चैंपियन बोलूं, पर्यावरणविद बोलूं, पर्यावरण प्रेमी बोलूं या पर्यावरण संरक्षक बोलूं, आप बहुत सारे नामों से जो हैं जी सोशल मीडिया पर फेमस हैं, राइट जी। आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में कि आप कर क्या क्या रहे हैं। एक संक्षिप्त में पहले तो ये बताइए, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल मोगा जी, सबसे पहले तो नोवा टॉक्स का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा पूरी टीम को कि उन्होंने हमारे जैसे ग्रास रूट वर्कर्स को, जो ज़मीन पर पर्यावरण और पानी और सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, उन्हें बुलाया। जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, तो मैं विक्रांत तोंगड़, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक एनवायरनमेंट जस्टिस के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसको हमने ग्रेटर नोएडा से ही शुरू किया है। यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर्स के सहारे हम ये सारा काम करते हैं। और जहाँ तक मेरे नाम की बात है, मुझे क्या डेजिग्नेशन दिया जाए, मैंने डेजिग्नेशन पर कभी ज़्यादा काम नहीं किया। मेरा काम रहा है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और 2010 से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो लोग अलग अलग संज्ञाएं देते हैं, क्योंकि मीडिया के साथ हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, एक्सपर्ट्स के साथ काफ़ी हम लोग चर्चा करते हैं, तमाम रिपोर्ट्स में नाम आगे आता रहता है। तो सभी लोग अपनी समझ के हिसाब से, कोई एनवायरमेंटलिस्ट लिखते हैं, कोई ग्रीन मैन, कोई वाटर वॉरियर। भारत सरकार ने जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिया था, उन्होंने वाटर हीरो को अवार्ड दिया। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जो काम किए हैं पर्यावरण और पानी के क्षेत्र में, तो लोग अपने हिसाब से संज्ञाएं देते हैं। पर सबसे ज़्यादा लोग मुझे एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर जानते हैं। पर मुझे उनमें सबसे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मतलब एक अच्छे पर्यावरणविद के तौर पर देखें। मैं चाहता हूं कि काम बहुत ज़रूरी है। डेजिग्नेशन मैं खुद समझ नहीं पाता हूं कि मुझे अपने आप को क्या डेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि मेरा काम पे ज़्यादा फोकस रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विक्रांत भाई, काम पर फोकस आपने जैसे बोला, तो इस बारे में ज़्यादा जानते हैं आपके काम के बारे में। तो पर्यावरण को लेकर आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? मैंने कई बार न्यूज पढ़ी है, राइट, आपके साथ कई बार हमारा इंटरेक्शन भी हुआ है कई चीजों के ऊपर, कि कहीं पर पेड़ कट रहे हैं, राइट, तो हम भी आपको इन्फॉर्म करते हैं, आप आगे जो है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है, सरकारी विभाग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कहीं पर जो है वो वाटर रिसोर्सेज जो उसका दोहन हो रहा है, अवैध तरीके से मोटरें लगा रखी हैं, पानी निकाला जा रहा है जी, तो इन सब चीजों के ऊपर हमारा कई बार इंटरेक्शन हुआ है। तो मैंने भी आपको बहुत बार इसके ऊपर जानकारी दी है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजों के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम विस्तार में जानेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए मेरे काम की जो खासियत है या जो मेरा काम करने का तरीका है, उसमें यही महत्वपूर्ण है कि जो जमीन पर जो मुद्दे हैं या जो समाज के बीच मुद्दे हैं या जो समस्याएं समाज देख पा रहा है, वो सरकार तक पहुंचाना, वो अपने जुडिशियल सिस्टम तक पहुंचाना, मतलब कोर्ट तक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि एक एनवायरमेंटल कोर्ट है, वहां तक पहुंचाना, जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना, और उस पर इमीडिएट एक्शन लेना। क्योंकि जब 2010 में हमने ये संस्था शुरू की, या हमने ये जो पूरा यूथ का जो ग्रुप बनाया,
हमारे ग्रेट नोएडा के कुछ युवा साथियों ने जो पर्यावरण से लगाव रखते हैं, उन्होंने ये शुरू किया। तो इसमें एक उद्देश्य हमारा सबसे मतलब महत्वपूर्ण था। एक जो हमारी खासियत थी वो ये थी कि हमें सबसे जल्दी पर्यावरण के मामले में लोगों के हेल्प करनी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या टीम डेवलप करनी है जो इमीडिएटली पर्यावरण के किसी मुद्दे पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई अगर मदद मांगता है, चाहे पानी की बर्बादी हो रही है या पेड़ कट रहे हो या कोई सुझाव देना है या एक्सपर्ट ओपिनियन देना है, तो इजीली अवेलेबल हो सके। क्योंकि होता क्या है, जो हमारी एनवायरमेंटल एजेंसीज है उनके पास स्टाफ कम है, वो कई बार पब्लिक की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। जैसे वन विभाग है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही आसानी से अवेलेबल नहीं है, उनके ट्विटर हैंडल नहीं है, लोग कैसे कंप्लेन करें अगर कहीं कोई पेड़ कट रहा है या किसी को पेड़ पौधे चाहिए तो उन्हें पता ही नहीं है हम कहाँ से पौधे लें। पौधे लगाना चाहते हैं, निःशुल्क पौधे दिए जाते हैं। तो इन सब में हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक इस तरह की संस्था का काम कर रहे हैं हम लोग कि जनता और उनके मुद्दे पर्यावरण के, उनको सरकार तक पहुंचाना और उस पर इफेक्टिव काम कराना, ये हमारा मेन काम है। जैसा आपने बताया अभी कि पेड़ों की कटाई या भूजल दोहन को रोकना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं, पर्यावरण के ऊपर जी, तो हमको लगता है कि पेड़ कट रहा है या भूजल जो है उसका दोहन हो रहा है, बस यही दो चीजें हैं। जी जी, इसके अलावा लोग ज्यादा चीजें जान नहीं पाते हैं। आप बहुत सक्रिय हैं, मैंने देखा है कि कहीं पर आग लग जाती है तो लोग आपको जो है उसका फोटो वीडियो लोकेशन भेजते हैं। तो जितनी देर में वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले आपकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। जी जी, बिल्कुल यही हमारे काम की खूबसूरती है। इसीलिए लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हम पहले पहुंच करके वहाँ मौके पे देखते हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए, और इस तरह के मामलों में प्रयास किया जाता है कि जल्दी से जल्दी सरकारी सिस्टम वहाँ पर पहुँच सके, स्टाफ पहुँच सके, क्योंकि मेनली उन्हें ही काम करना है। हम केवल एक कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पर कभी भी हम अपने हाथ में इस तरह से पूरी चीज़ें नहीं लेते हैं। फायर वाले ही उसको बुझाते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि समय से और जल्दी फायर वहाँ पहुँचे, फायर की टीम पहुंचे। क्योंकि होता क्या है कि ओपन बर्निंग जो हो रही है, दिल्ली एनसीआर को आप दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड एरियाज में मानते हैं। तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, दुनिया के पहले 5 जो प्रदूषित शहर है उनमें दिल्ली एनसीआर आता है, नोएडा, ग्रेट नोएडा। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आग बहुत लगती हैं, कूड़े में आग लगा दिया जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हजारों ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के कूड़ा निकल रहा है रोजाना दिल्ली एनसीआर में। क्योंकि यहाँ कई करोड़ आबादी रहती है, उसमें कई बार आग लगा दी जाती है जाने अनजाने, उसको बुझाना बहुत जरूरी है। या आप देख रहे हैं कि स्टबल बर्निंग बहुत हो रही है आजकल, पराली जलाई जाती है, कृषि अवशेष जलाए जाते हैं। उससे पूरे एनसीआर में ऐसा माहौल हो जाता है कि बच्चों के स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि इतना स्टबल बर्निंग का, पराली जलाने का धुआं होता है। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों ने एनजीटी में उठाए। तो यही हमारा प्रयास है कि पॉलिसी लेवल पर भी जहाँ जरूरी है उनमें चेंजेस किए जाएं। जैसे स्टबल बर्निंग, पराली जलाना पहले कोई गलत काम नहीं माना जाता था कि भाई पराली जलाते हैं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोगों ने कहा ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और इससे किसान की मिट्टी खराब हो रही है और हवा भी खराब हो रही है। तो ऑफिसर्स ने कहा नहीं नहीं, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थोड़ी है, एनवायरमेंटल लॉ के प्रीव्यू में आता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये एनवायरमेंटल लॉ के प्रीव्यू में आता है। तो फिर एनजीटी गया मामला, हम दोनों पक्ष एनजीटी गए, मैं एनजीटी चला गया, एनजीटी ने माना ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसको एनवायरमेंट डिपार्टमेंट डील करेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री केवल सपोर्ट करेगी इसमें। तो उसमें सब्सिडी दी गई, अभी भी वो इशू चल रहा है पराली जलाने का। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। तो इस तरह से समग्र रूप में होलिस्टिक अप्रोच हमारी है, पेड़ की, पौधे की, पानी की, हवा की, कि कैसे हम इनको संरक्षण करें, सबको साफ हवा और साफ पानी मिल सके, ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। बिल्कुल। अच्छा, अब पराली जलाने की बात निकल पड़ी है जी, तो मैंने देखा है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी आ रही हैं जो जहां पर भी कृषि अवशेष उपलब्ध हैं उसके आसपास वो वहां पर अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं और पराली से बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं। बिल्कुल, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि पराली को जो है सही प्रकार से कैसे प्रयोग में किया जा सकता है, उसको जलाया ना जाए। बिल्कुल, पराली के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने एनजीटी में केस फाइल किया, 2012 में मैंने ये किया था, मेरा पहला लिटिगेशन था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जिसे आप PIL भी कह सकते हैं, रिट पिटीशन। तो उससे अवेयरनेस बहुत आई। इम्पैक्ट हो सकता है अभी ऑन ग्राउंड आपको इतना ना दिखे, क्योंकि हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ऑर्डर आ जाते हैं, पॉलिसी बन जाती है, जमीन पर या धरातल पर उतरने में उसे समय लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा
रिसोर्सेज की भी कमी है, किसान भाई पहले से ही इनकम को लेके चिंतित है, उनकी इनकम उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उन्हें फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप कोई तुगलकी फरमान नहीं दे सकते, धीरे धीरे सोशल चेंज आएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज देखने को ये मिली कि अवेयरनेस आने के बाद तमाम यूथ, तमाम स्टार्टअप इसके लिए आगे आए हैं। कोई इससे प्लेट्स बना रहे हैं पराली से, कोई इससे पेपर बना रहा है, कोई इससे प्लाई बोर्ड बना रहे हैं पार्टीशन बनाने के लिए अपने ऑफिस में या घर में। तमाम इस तरह की फैक्ट्रीज लग गई हैं और इसके पैलेट बना रहे हैं लोग, पैलेट, छोटे वाले पैलेट भी, कि उसको ईंधन के तौर पर यूज किया जा सके। एनटीपीसी जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने टेंडर जारी किए हैं कि हम इसमें कुछ हद तक कोल के साथ साथ इसको भी हम यूज करेंगे। तो वो फार्म से, खेत से कहीं ना कहीं फैक्ट्री तक जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जिसको जलाने से ग्रीन हाउस का एमिशन भी बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी कम हो रही है। अगर इसको आप खेत में जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये सारा इन स्टार्टअप की वजह से और इनोवेटिव अप्रोच की वजह से ये चीज़ अब कम हो रही है, और जिसका आगे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दिल्ली की हवा और पंजाब, हरियाणा और एनसीआर की हवा और बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी से अभी स्टबल बर्निंग से ही आगे चलते हैं, जलाने का ही इशू लेकर चलते हैं जी। मैंने देखा है कि कई जगह पर मैंने देखा है, दिल्ली में भी देखा है, ग्रेटर नोएडा में भी देखा है, नोएडा में भी देखा है, कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और उसको कूड़े को जो है आग लगा दी जाती है। हाँ। निस्तारण का कोई वो तरीका नहीं है। अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइजेशंस लगा रखी हैं उसके ऊपर, उनको टेंडर दे रखे हैं, वो काम भी करते हैं। लेकिन कई बार आपको भी याद होगा, मैंने कई बार इसकी कंप्लेंट करी है और वो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। उन कंपनीज के ऊपर जिन्होंने जो टेंडर ले रखे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो वो क्या करते हैं, कूड़े को आग लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी कोई भी आग लगाने का मुद्दा हमारे सामने आता है, कहीं पर हम आग जलती हुई देखते हैं, तो आप दर्शकों को बताइए कि वो क्या पहला एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी हुआ है, जब हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं तो फायर ब्रिगेड वो समझ ही नहीं पाते कहां पर, कौन सी लोकेशन पर है, किस तरीके से है, और बहुत देर बीत जाती है उसके ऊपर। बिल्कुल। तब तक आग जल जला के ठंडी हो जाती है। तो सबसे पहला एक्शन क्या लेना चाहिए अगर हमको ऐसे जलती हुई आग दिखे जहां पर पॉल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहला एक्शन तो एक तरह से 112 पर कॉल करना ही होना चाहिए कि आप 112 पे इन्फॉर्म कीजिए। तुरंत पुलिस की जिप से आपके आसपास आ जाएगी। वो लोग रास्ते में आते आते ही तुरंत फायर सर्विस को खुद ही इन्फॉर्म करते हैं जनरली। तो उसके बाद क्या है कि फायर की टीम जल्दी आ जाती है, क्योंकि जब पुलिस या एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जाती है तो उन्हें और जल्दी प्रोएक्टिव एक्शन लेना होता है। उसके बाद आप 112 के कॉल के बाद आप हमारी टीम को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अपना नंबर यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो हमारी टीम में जो भी आसपास वहाँ वॉलंटियर अवेलेबल होंगे वो पहुँचेंगे। अगर मैं अगर नज़दीक में हूँ तो मैं खुद पहुँचना चाहूँगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं, हम खुद ज़मीन पे जाते हैं। अगर कोई पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, लोगों को अवेयर भी करने का प्रयास करते हैं वहाँ आसपास कि आप ऐसे आग मत लगाइए। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आग लगाई क्यों जा रही है, कूड़ा ऐसे खुले में डाला क्यों जा रहा है। हमें डंपिंग ग्राउंड मुक्त भारत बनाना है। और डंपिंग ग्राउंड मुक्त भारत बनाने का मतलब है कि आप बहुत बड़े प्रदूषण के स्रोत जो हैं, सोर्सेज हैं, जैसे गाजीपुर लैंडफिल साइट है, जो गार्बेज माउंट बन गए हैं, जो हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे भलसवा, गाजीपुर, ये कितना बड़ा हमारा सिस्टम फेलियर दिखाते हैं। उनमें से जब बारिश के दौरान हिस्से गिर के, कूड़े का हिस्सा गिर के पहाड़ से जो कूड़ा नीचे गिर रहा है, गाजीपुर जैसे जो गार्बेज माउंट बन गए, लोग मर रहे हैं, कई एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये हमें गार्बेज फ्री इंडिया बनाना है, जिसमें गार्बेज एक जगह इकट्ठा ना किया जाए। इसको साथ के साथ रिसाइकल और डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, तो इस तरह की आग की घटनाएं नहीं आएंगी। फिर भी अगर आग की घटनाएं आती हैं तो जैसे मैंने बताया कि तुरंत 112 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही फायर की टीम के नंबर, फायर स्टेशन के नंबर भी आपके पास, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं नोएडा में, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या ऑफिस नंबर भी होना चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो सीधे आप उन्हें भी कॉल कर सकते हैं, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बता सकते हैं, उनके नंबर भी इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जो रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो ये सारा तरीका है। लेकिन हमें देखना होगा कूड़े के साथ साथ, कूड़े पे हम लोग फिर भी आजकल अवेयर हो गए कि बर्निंग अगर होती है तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमें पेड़ पौधों की तरफ भी जाना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। जैसे हम लोग अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें लोग ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर हम अच्छा फॉरेस्ट लगाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का लाभ होगा। स्टबल बर्निंग का इशू हमने डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और
कूड़ा बर्निंग का इशू जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया जी अब हम आगे चलते हैं जी एक बहुत ही जो है ना क्रूशियल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं भूजल यानी कि हमारा जो है जमीन में जो पानी है राइट मैंने देखा है कि कुछ साल पहले हम जब बोरिंग कराया करते थे पंप कराया करते थे तो 40-50 फुट के ऊपर ही पानी निकलाया करता था उससे पहले 20-30 फुट पे निकला करता था तो 40-50 फुट पे गया जी अब किसी से बात करो तो कहते जी 160 फुट पे है कहीं पे 200 फुट है कहीं पर तो पता ही नहीं कहाँ पहुंच चुका है कितना गहरा जा चुका है बिल्कुल तो ये जो पानी है ग्राउंड वाटर जो है इसके डिसअपियर होने का एनसीआर के अंदर सबसे बड़ा रीजन क्या है बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया मोगा जी यहाँ पर कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो हमारी अगली जनरेशन्स के लिए था जो 1000 साल से ज़्यादा समय में तैयार हुआ है क्योंकि अंडरग्राउंड जो एक्वीफर है हमारा जो वाटर है जो भूजल के अंदर पानी है वो आज का नहीं है बहुत सालों में वो रिस के नीचे गया है तमाम रॉक्स के अंदर तमाम लेयर्स में वो अवेलेबल है और वो क्या है वो एक तरह के हमारे गुल्लक की तरह है उसको हमें इमरजेंसी में यूज करना था इसके अलावा हमें जो हमारा सरफेस वाटर है जो वर्षा जल है वो हमें रेगुलर यूज करना था नदियों का पानी पहले यूज कीजिए जमीन के पानी को बाद में लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जमीन के पानी पर पहले एक तरह से फोकस कर रहे हैं और आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला अंडरग्राउंड वाटर को यूज करने वाला देश बन गया चाइना से भी हम आगे हैं हमारा पीने का पानी हमारी खेती के लिए पानी यहीं से निकाला जा रहा है जिस वजह से जमीन अंदर से खोखली होती जा रही है तो ये पानी जो आपने बोला कि डिसअपियर हो रहा है या खत्म होता जा रहा है ये कहाँ जा रहा है तो मैंने बताया जैसे खेती में बहुत जा रहा है ड्रिंकिंग के लिए जा रहा है 80% खेती में और ड्रिंकिंग के लिए 4-5% लेकिन खेती के पानी में है कि वापस वो नीचे चला जाता है कुछ इवेपोरेट होता है लेकिन सबसे खतरनाक जो हमारी ग्राउंड वाटर टेबल के लिए है वो है कंक्रीटाइजेशन जो पक्कीकरण हो रहा है जो पक्का निर्माण हो रहा है आप देख लीजिए आप हर घर में हर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में हर एक जगह आपको कच्चा स्थान नहीं मिलेगा जबकि पहले 15-20 साल पहले कितना कच्चा स्थान आपको दिखता था हर जगह रोड के किनारे भी दिखता था तो वो क्या होता था बारिश का पानी नीचे चला जाता था उससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रही हमने चैनल ब्रेक्स कर दिए और दूसरी तरफ आज हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं बड़े बड़े टावर बना रहे हैं 25 फ्लोर के 30 फ्लोर के तो उनमें क्या होता है पाइलिंग की जाती है बेसमेंट्स बनाए जाते हैं 2 से 3 फ्लोर के नोएडा का एक जाना माना मॉल है उसमें बेसमेंट बनाया गया सेक्टर 18 में 5 साल तक 100 से ज़्यादा बोरवेल किए गए 5 साल लगातार 100 बोरवेल ने पानी निकाल करके फ्रेश वाटर हमारा एक्वीफर डैमेज करके बेसमेंट बनाया और नाले में उस पानी को डाला जो हजारों सालों में तैयार हुआ होगा करोड़ों अरबों लीटर पानी रोज निकलता था और बर्बाद होता था और उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया अंडरग्राउंड एक्वीफर को कि कभी भी उस मॉल के नीचे आसपास कई किलोमीटर में पानी कभी उस तरह से वापस आ ही नहीं पाएगा तो ये सब क्या है ये हमारे पानी के ऊपर एक डाका है जिस वजह से नोएडा का पानी का लेवल आप जैसा आप भी कह रहे थे 200-250 फीट पे पहुंच गया है फ्रेश वाटर और नीचे जा रहा है क्यों क्योंकि हमने जमीन का पानी खाली कर दिया है और जमीन का पानी अगर आप खाली करते तो इससे अर्थक्वेक की समस्या भी बढ़ती है जरा सा भूकंप आया नहीं क्योंकि जमीन अंदर से खोखली है हम ऑलरेडी सेस्मिक जोन 4 में है तो नोएडा ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर को तो डरना होगा आईआईटी बॉम्बे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है आईआईटी बॉम्बे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली के पास कापासीडा गाँव में वहाँ भी इसी तरह भूजल दोहन हो रहा है लोग बोरवेल कर करके हर घर में पानी निकाल रहे हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर नीचे जमीन खाली हो गई है तो वो कभी भी धंस सकता है ऐसी स्टडी सामने आ रही है नोएडा की आप स्टडी करेंगे भगवान ना करे यहाँ के लिए भी एक्सपर्ट इस तरह से चेता रहे हैं तो जमीन का पानी अगर खाली हो जाएगा तो जमीन धंसने की संख्या मतलब वो मात्रा या उसका जो कैपेसिटी है बियरिंग कैपेसिटी मिट्टी की वो कमजोर हो जाएगी तो इसलिए भूजल को बचाना जरूरी है और वो दिन दूर नहीं जब साउथ की तरह यहाँ भी पानी का स्तर 1000 फीट तक चला जाएगा और जो सबसे खतरनाक होगा आपने अभी इसके बारे में बताया कि लैंडस्लाइड वगैरह होती है अभी केरल के अंदर जो है वायनाड एक जगह है वहां पर लैंडस्लाइड हुई है बिल्कुल तो उसका क्या रीजन है बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया है क्योंकि वायनाड जो भारत का बहुत ही प्रकृति उन्नत क्षेत्र है जहां पर नेचर को आप नजदीक से देख सकते हैं इतना फर्जाइल हैबिटेट है इतना उन्नत माना जाता है उसे वाइल्ड लाइफ के लिहाज से वेजिटेशन के लिहाज से दुनिया के बेस्ट में
और इसको वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं लोग, क्योंकि ये पूरी एक पर्वतमाला है जो कई राज्यों में फैली हुई है, महाराष्ट्र और केरल नीचे तक जाता है। ये वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। ऐसी जगहों पर इस तरह के लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। इधर हमारा हिमालयन एरिया में भी लैंडस्लाइड्स हो रहा है। तो ये लगातार लैंडस्लाइड्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक रीजन तो है जो लोकल हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। जो लोकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह से हम बना रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके, पेड़ काट करके, जब वहां पर लगातार माइनिंग के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है। मैं एक पर्टिकुलर जगह वायनाड की बात नहीं कर रहा हूँ, जगह जगह ऐसे फर्जाइल एरियाज में माइनिंग की जा रही है, उससे नुकसान होता है। रोड प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स आप बनाइए, पब्लिक को आप अच्छी सुविधाएं दीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट को दरनिकार करके नहीं। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप रोड बनाइए। तो वायनाड जैसी जो घटनाएं हैं इनके बारे में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स बता चुके थे कि तमाम अलर्ट वहां पर जा रहे थे कि इस तरह से बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल फटने की सूचनाएं लगातार मिलती रहती हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में। उस वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं। और इसके बारे में जो गाडगिल एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी कई साल पहले एक प्रपोजल दे दिया था कि इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दीजिए, जिसके बाद यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में ये पूरा एरिया डिक्लेयर हो जाएगा। वेस्टर्न घाट और ये पूरा जो हमारा वायनाड है कई राज्यों में फैला हुआ है, वो कई 100 किलोमीटर का एरिया है, उससे उसको बचाना आसान हो जाएगा। और उस एरिया को आप बचा के कहीं ना कहीं एक उन्नत पर्यावरण, एक अच्छा पर्यावरण रख सकते हैं। और इस तरह की घटनाओं को, जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से वो कम हो जाएंगी, उसका एक प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार को भी उसमें देरी हुई। अभी आनंद फानन में जब ये घटना हुई है तो इको सेंसिटिव जोन के लिए ड्राफ्ट निकाल दिया गया है, लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब इस पर अब काम हो पाएगा। बिल्कुल जी। ये तो रही हमारी रिएक्टिव अप्रोच जी। जब कुछ हो जाता है जी तो हम एक्शन लेने लग जाते हैं जी। आपके हिसाब से प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, पर्यावरण के विषय पर प्रोएक्टिव अप्रोच की बहुत जरूरत है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि हम प्रिवेंटिव अप्रोच लें, पहले से ही पर्यावरण के लिए एहतियात बरतें। तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा, आम आदमी के पास एक साधन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ एक ऐसी अप्रोच है जिसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इसमें कोई साइंटिफिक वो बहुत नॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि नेटिव फॉरेस्ट लगाएं, नेटिव प्लांट्स लगाएं, नेटिव स्पीसीज लगाएं। हर एरिया में अलग अलग होती हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में नेटिव स्पीसीज अलग होगी, लेकिन उत्तर भारत में अलग होगी। कोई कोई ऐसे ट्री हैं जो कॉमन है, जैसे नीम है, बर्ड है, पीपल है, ये पूरे लगभग पूरे देश में पाया जाता है। तो इनको आप लगाएं। तो हम अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। हम लोग अपनी टीम की ओर से हम लोग जो है मियावाकी जंगल लगा रहे हैं और घने जंगल लगा रहे हैं, जो कि 2-2.5 साल में हम उन्हें विकसित करते हैं, क्योंकि 7 से 8 वर्ष लगते हैं नॉर्मली। लेकिन मियावाकी तकनीक, जो कि एक जापानीज टेक्निक है, बहुत पॉपुलर है इन दिनों, उसके माध्यम से हम उस तरीके से हम एनसीआर में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जहां पर हम 8 से 10 एकड़ में एक 25 से 30 हजार पौधे लगा करके, और उसके बीच में एक वाटर बॉडी भी हम लोग बनाते हैं, क्योंकि कोई भी जंगल बिना वाटर बॉडी के अधूरा है। तो ये हमारे एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। अभी गाजियाबाद में रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छा बायोडायवर्सिटी पार्क या अर्बन फॉरेस्ट कह सकते हैं उसको बनाया है, जो कि एक डंपिंग ग्राउंड था। वहाँ पर 100 ट्रक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट था, प्लास्टिक, कचरा, केमिकल्स, मिट्टी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। 10 साल से वहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा था, उसको हम लोगों ने हटाया। कई एनजीओ उसको छोड़ के वापस जा चुके थे। नगर निगम से हमने एमओयू करके उस जमीन को लिया, जो कि एक पार्क था, 8-10 एकड़ में फैला हुआ था, और उसमें हम लोगों ने साफ सफाई करके उस मिट्टी को आज एक बेहतर मिट्टी बना दिया। और वहाँ एक हरा भरा जंगल है, जिस वजह से वहाँ का आसपास का वातावरण इतना अच्छा हो गया है। इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है वो, तो हवा जो गंदी है वहाँ पर, पॉल्यूटेड हवा है, वो भी साफ हो रही है और मिट्टी भी अच्छी हो रही है, और वहाँ कहीं ना कहीं एक अलग ही एस्थेटिक डेवलप हो गया है। तो इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट हमें डेवलप करने होंगे। लेकिन आपके पास अगर ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो आप अपने आंगन में, अपने आसपास 1-2 पेड़, 4 पेड़, जितना भी आपके पास स्पेस है, या आपके गांव में आपके पास खेत है, तो आप हर मेड़ पर पेड़ लगाइए। अभी आंकड़े आए हैं, कई लाख पेड़ हमारे यहाँ से पिछले 10 साल में खेतों से गायब हुए, जो कि नेटिव ट्रीज थे। यूकेलिप्टस और पॉपुलर को तो मैं मानता हूँ, चलिए वो टिम्बर है, वो तो पैदा ही इसलिए किया जाता है उस तरह के पेड़ों को कि आप उनको एक समय के बाद हटाएं,
और उनसे आप एक मुनाफा ले। लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, साउथ में ये डाटा सामने आया है, कई लाख पेड़ पिछले कुछ सालों में गायब हो गए खेतों से, एग्रीकल्चर लैंड से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है किसान भाइयों को कि उससे हमारी पैदावार कम होती है। तो खेतों में पेड़ होना बहुत जरूरी। तो आप किसान अगर हैं तो हर मेड पे पेड़ लगाइए, हर खेत में एक कॉर्नर में छोटा सा तालाब बनाइए कि बारिश का पानी, आपका खेत का पानी खेत में रहे। तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये हमें गांव शहर हर एक जगह पर लेनी होगी, तब हम पानी को या पर्यावरण को बचा पाएंगे। लेकिन किसान तो यही सोचता है ना जी कि मैं पेड़ लगा दूंगा या मैं तालाब बना दूंगा जी, तो मेरी खेती की जगह खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि पेड़ लगाने से और तालाब बनाने से खेती की जगह कैसे खराब नहीं होती? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ उठाया है, क्योंकि मान लीजिए किसी का 1 एकड़ का खेत है, अब वो उसमें 1 या 2 बीघे में जितना भी वहाँ बारिश होती है उसके अकॉर्डिंग वो तय किया जाएगा कि कितना बड़ा तालाब होना चाहिए। तो उसका एक खेती का हिस्सा कम होगा, लेकिन उन्हें वहाँ सोचना होगा, उनका हिस्सा कम नहीं हो रहा है, उनकी पैदावार बढ़ेगी। एक तो जो आप अपने खेत में तमाम जो खाद लगाते हैं, चाहे वो केमिकल है या कुछ भी है, या नेचुरल खाद आप लगाते हैं, गाय का गोबर या भैंस का या कोई गोबर उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपका जब बारिश आती है तो सारे खेत आपस में मिक्स हो जाते हैं। जो आपने फर्टिलाइजर्स लगाए हैं, तमाम खाद लगाया, वो दूसरे के यहाँ चला जाता है। अगर आप खेत में तालाब बनाएंगे और खेत का पानी खेत में रहेगा आपके तालाब में, तो दोबारा जब आप उस तालाब से पानी निकालेंगे, इरिगेशन करेंगे पंप लगा करके, तो वो खाद पानी जो है आपके खेत का आपके यहीं रहेगा, दोबारा वो रोटेशन में आ जाएगा, अदरवाइज वो इधर उधर भेजाएगा। तो इससे आपका जो रिक्वायरमेंट है, दोबारा खाद और डालेंगे, दोबारा आप यूरिया डीएपी या तमाम चीज़ें डालेंगे, तो कंपोस्ट डालेंगे, जो भी आप खेती कर रहे हैं, चाहे सब्जी अनाज या कुछ भी उगा रहे हैं, तो वो आपका खर्चा कम हो जाएगा। बिल्कुल। साथ ही साथ जो आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ों पर तमाम तरह के कीट पतंग आते हैं जो आपके किसान के मित्र हैं, तमाम बर्ड्स आती हैं, वो वहां पर एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा कि आपकी खेती उन्नत रहे, है ना। आपको वहां कमरा बनाना पड़ेगा अदरवाइज बैठने के लिए, क्योंकि हर खेत पे किनारे पर कुछ तो आपको चाहिए ना, वहां कितने घंटे गुजारते हैं। तो आपको आपका जो कमरा बनाने की जो लागत है या कोई शेड बनाने की जो लागत है वो कम हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब पेड़ रहेगा। तो साथ ही साथ पेड़ अपने आप में मिट्टी के कटाव को रोकता है। पेड़ ये भी तय करता है कि आपका खेत कहाँ तक है। भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेड़ काटने की। जो आपका डॉल या मेड़ होती है खेत की, वो आपस में लोग इधर उधर काट के पड़ोसी उसको अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा, उसके सबसे ज्यादा मामले भारत में इसी को लेके चल रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट को लेके या खेत कब्जाने को। तो अगर आपका पेड़ रहेगा मेड़ पे, तो पेड़ आपका एक डिमार्केशन का काम भी करेगा, तो इससे पैदावार भी बढ़ेगी। इस ओवरऑल इस तरह के इनिशिएटिव से इकोसिस्टम डेवलप होगा खेती का, जलवायु अच्छी रहेगी, वाटर लेवल अच्छा रहेगा। आपको आपका जो ट्यूबवेल लगा हुआ है अगर वहां पर, तो ट्यूबवेल आपको हर साल गहरा नहीं करना होगा। आज किसानों के सामने क्या चुनौती है, हर 1-2 साल में उन्हें ट्यूबवेल को डीप करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है। जब तालाब आप बनाएंगे तो आपको बार बार आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वाटर टेबल ऊपर रहेगी, तो आपको कम एनर्जी में, कम तेल में, कम बिजली में पानी निकालना आसान हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेट आप देखेंगे तो आपको फायदे का सौदा साबित होगा। जो किसान की आय दुगनी करने की जो बात है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी अगर आप हर मेड़ पर पेड़ लगाएंगे और खेत का पानी आप खेत में रखेंगे। तो बहुत बढ़िया जी विक्रांत भाई, ये तो रही हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच की बात। किसान की हो गई, खेत की हो गई, पेड़ लगाने की हो गई, पानी के संरक्षण की हो गई। आपको नहीं लगता कि अर्बनाइजेशन भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर अर्बनाइजेशन जरूरी है तो क्या हम बिल्डिंगें बनानी छोड़ दें? क्या हम सड़कें बनानी छोड़ दें? तो अगर सड़कें बनेंगी तो पेड़ तो कटेंगे ही। बिल्कुल। अगर रेलवे के ट्रैक आएंगे, मेट्रो के ट्रैक आएंगे तो पेड़ तो कटेंगे ही। तो ये जो है विकास और विनाश किस तरीके से मिलजुल के चले कि हमें जो है एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जाए कि ना तो नुकसान हो एनवायरनमेंट को और प्रगति भी होती रहे। तो इसके लिए आपके क्या सुझाव है? ऐसा क्या किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मॉडल जो है वो गवर्नमेंट और बाकी और डेवलपर्स जो है वो भी इसको अडॉप्ट करें? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया, क्योंकि जब पर्यावरण के बारे में बोला जाता है तो तुरंत आम जन के दिमाग में या एक्सपर्ट्स के दिमाग में या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर है, एकदम इस तरह की छवि बनती है, एनवायरनमेंट मतलब एंटी डेवलपमेंट कुछ।
हालांकि अब लोग इसमें समझने लगे हैं कि एनवायरनमेंट एंटी डेवलपमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट का जो विषय है वो पूरी सृष्टि के लिए की डेवलपमेंट की बात करता है। कहीं ना कहीं आगे तक पीढ़ियों तक अगली जनरेशन्स को भी अच्छा पर्यावरण मिल सके, इसको सुनिश्चित करता है एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन। तो अब लोग समझने लगे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर सस्टेन रहना है, अपनी जीडीपी को बेहतर बनाए रखना है, तो आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। ये बात अब चाइना जैसे देश और जो तमाम यूरोप के कंट्रीज हैं वो अब इसको और बेहतर समझने लगे हैं। हालांकि भारत की संस्कृति और हमारा जो पुराना लिटरेचर है और जो हमारी जीवन पद्धति है वो इसको पहले से मानती है कि पर्यावरण को समाहित करके ही हमें विकास करना है। विकास वर्ड जैसा नहीं था पुरातन समय में, या उनका कहना था कि जीवन यापन करना है, जैसे खेती करनी है तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान करके। तो उसको आजकल मॉडर्न एजुकेशन में या मॉडर्न वर्ल्ड में इसको किस अप्रोच से जाना जाता है या क्या वर्ड दिया जाता है? सस्टेनेबल अप्रोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये कहता है कि विनाश किए बिना, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना आप अपना विकास का मॉडल तैयार करें, जो कि संभव है। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो थोड़ा चुनौती हो जाता है। ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लागत कई बार ज्यादा आती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को मुश्किल है। डेवलप कंट्री जो यूएस वगैरह है उनके लिए वो आसान पड़ता है, पर फिर भी यूएन ने भी सुझाव दिया है, तमाम सरकारें इस पर काम कर रही हैं कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच लेनी होगी। जहां तक रोड की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो देखिए रोड बनाने के लिए जैसे भूटान जैसी कंट्री है जो बहुत ही ग्रीन मानी जाती है, बहुत ही अच्छा एक तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट है। कई बार सड़कों के लिए अगर पेड़ बीच में ज्यादा आ रहे हैं तो सड़कें थोड़ी बदल दी जाती हैं कि पेड़ ना काटना पड़े, जंगल के फर्जाइल एरिया से ना निकलना पड़े, या तो उसको एलिवेटेड कर देते हैं। और भारत में भी ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं, पेड़ ना काटे जाएं। अभी जैसे इसमें आपका जिम कॉर्बेट में कंडी मार्ग के वाइडनिंग की बात की जा रही है, तो उसमें एलिवेटेड का सुझाव आया है। हालांकि ऑल वेदर रोड जो बनाया गया है चार धाम के लिए जो बनाया गया है, जो कि बहुत आवश्यक रोड है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, हमारे जो तीर्थ स्थल है वहां तक लोगों को पहुंचाने के लिहाज से, कई जगह वो बड़े फर्जाइल एरिया से या पहाड़ों से निकाला गया है। उसमें बहुत सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कुछ चीजें उसमें अनदेखी की गई है पर्यावरण की। लेकिन ऑल वेदर रोड हमने वहां बनाया है, मतलब भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने बनाया है, तो लेकिन उसको और पर्यावरण हितैषी तरीके से बनाया जा सकता था, क्योंकि ये कच्चे पहाड़ हैं, इनमें लगातार लैंडस्लाइड्स होंगी अगर आप इस तरह के निर्माण करेंगे। तो विकास कीजिए आप, लेकिन आप सोचिए कि ऑल वेदर रोड बने हैं प्लेन एरियाज के लिए जहां वेदर हमेशा ठीक सा रहता है। आप ऐसे दुर्गम स्थानों पर अगर हम इस तरह से पर्यावरण की अनदेखी करके अगर हम बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके और शॉर्ट टर्म में भी नुकसान साबित हो सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच से, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ पर हमारा लैंड एरिया काफी कम है, लेकिन वर्ल्ड की 19-20% आबादी यहाँ पर रहती है, और वाटर रिसोर्स भी हमारे पास वर्ल्ड का केवल 4% है, लेकिन आबादी 19-20% है वर्ल्ड की। तो ऐसे में बड़ा जुडिशियस तरीके से, बड़े न्यायोचित तरीके से और बड़े मतलब एक सोच समझ के हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करना है या उनका उपयोग करना है, क्योंकि आबादी हमारे पास ज्यादा और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है। तो उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और रोड के साथ साथ आप रेलवे नेटवर्क को और बेहतर करें, क्योंकि रेल नेटवर्क जो है वो सस्ता पड़ता है, पर्यावरण का नुकसान कम होता है उसमें, और आप कहीं ना कहीं संतुलन बना के पर्यावरण और विकास के बीच उसको कर सकते हैं। यूरोप वगैरह में कई कंट्रीज में अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेकंड प्रायोरिटी पे लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि रेलवे नेटवर्क को बेहतर किया जाए। विक्रांत भाई, मॉनसून का सीजन चल रहा है, बारिश पड़ रही है, इतनी भी बारिश नहीं पड़ रही। मुझे याद है पहले मॉनसून के सीजन में बारिश पड़ा करती थी तो कई कई दिन लगातार बारिश पड़ती थी। वो हम कहते थे मंगल की लगी है तो मंगल को ही बंद हो गई है, शनि की लगी है झड़ लग गया, उसको बोल देते हैं लोकल में झड़ लग गई। हाँ जी, हम भी उसको वही बोलते थे कि भाई हफ्ते मंगलवार को शुरू हुई है तो मंगलवार को ही खत्म होगी, शनि को हुई है तो शनि को ही खत्म होगी। तो 5-6 दिन 7 दिन लगातार बारिश चला करती थी, 1 मिनट को भी रुका नहीं करती थी। बिल्कुल। अब हमने देखा है 2-3 घंटे मूसलाधार बारिश होती है, और जहां मर्जी चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ऐसी त्राही त्राही मच जाती है, सड़कों पर इतना पानी आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है?
बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण पहलू यहाँ उठाया है। ये एक एनवायरमेंटल इश्यू है और एक क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया है, ये जो हमने बहुत तेज़ी से जो चीज़ें डेवलप की हैं, उसमें कहीं न कहीं पर्यावरण की भी अनदेखी हुई है और इसमें कुछ हद तक अतिक्रमण, एन्क्रोचमेंट या इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है। आप देखते हैं कि 2 बूंद बारिश पड़ती है, मतलब थोड़ी-सी बारिश हुई 15-20 मिनट की और हमारे यहाँ पर एक तरह से सड़कें जाम हो जाती हैं, नालियाँ रुक जाती हैं, पानी जो है बारिश का वो नालियों की बजाय सड़कों पे चलने लगता है और गाड़ियाँ और बसेस, आप देखोगे सबसे फेवरेट जो फोटो आता है उस दौरान, जो सबसे खास जो पॉपुलर फोटो होता है वो मिंटो ब्रिज का आता है, दिल्ली का सीपी के पास। वहां पर जिस तरह से बस और गाड़ियां जाके थम जाती हैं, पूरी पानी में भर जाती है। वो समस्या हम दिल्ली के दिल में, जहां राष्ट्रीय पार्टियों के हेड ऑफिस है आज और जहां पर पार्लियामेंट कुछ ही मिनट की दूरी पर है, वहां पर यह हल हो जाता है और वो बड़ा पॉपुलर हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें हमारी अनदेखी रही है पिछले कुछ सालों में। ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश तो कम हो रही है। अभी जो 2 दिन पहले काफी बारिश हुई दिल्ली में, 15-16 साल का रिकॉर्ड टूटा है बस। 24 घंटे में 10 मौतें भी हो गई। आप सोचिए, लिए जान भी जा रही है लोगों की, क्योंकि पता नहीं चलता कहां पर मेन हॉल है, पता नहीं चलता कहां सड़क है या कहां नाली है। बारिश का पानी क्योंकि सड़कों पे आ जाता है, पानी के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहता। जबकि यमुना नदी वहां से निकलती है, तो जो यमुना तक जाने वाले जो चैनल थे, हमारे नेचुरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जिसे ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, वो हमने ब्रेक कर दिया इस डेवलपमेंट के सो कॉल्ड मॉडल में। बिल्कुल सही बात है जी। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, भला बड़ा दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली के अंदर जो पुराना पुल था, लोहे वाला पुराना पुल था, क्या है अभी भी चालू है, फंक्शनल है। उस पुल के काफी ऊपर तक पानी आ जाया करता था। बिल्कुल ठीक है, मैंने पुल पर तो आते नहीं देखा, पुल पर पानी आते हमारे दादाजी ने, पिताजी ने देखा है, हमने पुल पर आते हुए नहीं देखा। लेकिन पानी जो है बिल्कुल पुश्ता जो है, एक वो पुश्ते के बिल्कुल ऊपर तक आते हुए हमने देखा है। पुल से थोड़ी सी नीचे ही हमने पानी देखा है। अभी इतनी बारिश पड़ रही है, गलियों में पानी है, लेकिन यमुना बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। बिल्कुल पुल के ऊपर पानी नहीं आ रहा है। जी। तो ऐसा क्यों है कि नदी में पानी नहीं है लेकिन गली मोहल्लों में सब जगह पानी है बारिश? बिल्कुल, देखिए आपने महत्वपूर्ण इशू उठाया है कि यमुना में पानी कम है और हमारे शहर में पानी भरा पड़ा है कुछ हल्की सी बारिश होते ही। देखिए यमुना में जो पानी का स्तर बढ़ता है ना, वो पीछे पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश और जहां से अप स्ट्रीम में जहां से नदी आ रही है, वहां पर जब बारिश ज्यादा होती है तब यमुना में पुश्ते के ऊपर भी कई बार पानी आ जाता है और बड़ी एकदम तराही तराही मच जाती है, दिल्ली के लिए चिंता बन जाती है। लेकिन अब आप देखिए, ये पानी जो शहर में दिख रहा है, दिल्ली में दिख रहा है, ये यमुना नदी तक फ्रीली जाना चाहिए था, लेकिन हमने चैनल ब्रेक किए हैं, हमने नालों को पक्का कर दिया है, नालों को कवर कर दिया है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुराने ड्रेन है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन कहते हैं, जिनमें केवल बारिश का पानी जाना चाहिए, उनमें हमारा सीवरेज भी जा रहा है, वो ऑलरेडी चौक्ड है, वो ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो इसके लिए IIT दिल्ली ने एक सर्वे किया था, इस पर पूरा रिसर्च हुआ था 2011 में। आप देखिए दुर्भाग्य, 2011 से आज 2024 में आ गए। जो नालों की मरम्मत के लिए या जो हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इतनी आबादी बढ़ने की वजह से दिल्ली का वो पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाले या नालियां तमाम जो है, वो डैमेज हो चुका है, वो अब इनसफिशिएंट है। उसके लिए कमेटी बन चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसको फाइनल होते होते 2011 से 2024 तक हम आ गए, अभी तक उसको खारिज भी कर दिया गया। IIT की वो रिपोर्ट अब मान्य नहीं है। तो हमें 2011 की रिपोर्ट को 2012-13 तक कर देना चाहिए था, जो भी उस पर निर्णय लेना था, लेकिन इतना समय लग गया। और उसके बावजूद भी अभी कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है हमारे पास कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, कैसे हमारे नाले साफ होंगे, कैसे इनको जो है पानी को हम फ्री फ्लो दे पाए, क्योंकि दिल्ली को पक्का कर दिया गया है। दिल्ली में जरा भी हिस्सा कच्चा नहीं है, बारिश का पानी कुछ हद तक नीचे जाना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली एक बॉम्ब पे बैठी है, कहीं ना कहीं ये खोखली हो चुकी है दिल्ली पूरी नीचे से। आप रेन वाटर को रिचार्ज भी कैसे कर सकते हो? अभी पूरी दुनिया में ज्यादातर शहरों में रेन वाटर को कोशिश की जाती है कि वहीं पर हार्वेस्ट किया जाए, बाकी का नदी में चला जाए जो एक्स्ट्रा है, लेकिन दिल्ली में वो स्कोप नहीं है। तो अल्टीमेटली दिल्ली को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक प्रॉब्लम है, अभी बारिश से ठीक पहले दिल्ली में पूरा पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा था या लोग परेशान थे पानी की समस्या को लेके। पानी नहीं था,
लगातार दिल्ली हरियाणा के लिए कह रहा था। एक तरफ हम साल के कुछ महीने हम बाल्टी लेके खड़े रहते हैं, पानी नहीं होता, टैंकर का वेट करते हैं वही दिल्ली में, और दूसरी तरफ हम बरसात में हम पानी से परेशान है कि पानी घर में घुस गया, बेसमेंट में घुस गया। 3 हमारे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे बच्चे, प्रिपरेशन कर रहे थे, वो उनकी डेथ हो गई बेसमेंट में पानी आ जाने से। तो क्या है, ये हमारा मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, मिसमैनेजमेंट है हमारा पानी को लेके, इस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। विक्रांत भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जी। अब एक आम नागरिक होने के नाते, जैसे लोग फ्लैट्स में रहते हैं या जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस के अंदर, ठीक है, तो हम लोग जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए आप जो है हमें बताइए कि 3 सुझाव, जो लोग हम इन 3 चीजों को करें तो हम पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें और हम जो है भूजल संरक्षण भी कर सकें। देखिए, आम जन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सरकारें या हमारे जैसे पर्यावरण संस्थाएं या पर्यावरणविद इस पर्यावरण को नहीं बचा सकते। आमजन अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन देगा तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो आपने जो सुझाव मांगे हैं उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आमजन, चाहे वो शहर में रह रहे हैं, चाहे वो गाँव में रह रहे हैं, चाहे वो कच्चे मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, सभी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पक्के मकान वाले और शहर वाले लोग इसमें ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट डैमेज वहाँ ज़्यादा हो रहा है, पर पानी के भी उपयोग वहाँ पर ज़्यादा होता है। शहर में जो पानी की ज़रूरत है पर कैपिटा वो ज़्यादा है और गाँव में कम है, क्योंकि आप देखो जैसे शहर में फ्लश बहुत यूज होता है, ठीक है, तमाम पानी का उपयोग होता है, गाड़ियां भी जाती हैं, उन गाड़ियों की वॉशिंग में बहुत पानी वेस्टेज होता है, बोरवेल से लोग गाड़ियां धुलते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आम लोग जो है सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं, उसमें छोटे छोटे कदम ऐसे उठाएं कि वो पर्यावरण को बचाएं, जैसे या पानी को बचाएं। जैसे सुबह से शुरुआत होती है हमारे उठने से, तो हम जो है ब्रश करते हैं, तो हमारी आदत है आम तौर पर कि वो जो टैप है या जो नल है वो रेगुलर चलता रहता है जब तक हम वो करें, जबकि हमें शुरुआत में थोड़ा गीला करने के लिए ब्रश को या जो भी पेस्ट है, और बाद में साफ करने के लिए ब्रश होने के बाद, तभी तो पानी चाहिए। बीच में तो हमें 1-1.5 मिनट तक कोई पानी नहीं चाहिए, फिर भी चलता है। तो ऐसे करके आप हजारों लीटर पानी पूरे साल में अपनी दिनचर्या में छोटा सा चेंज करके कि उसको टैप को बंद कर देना है, जब जरूरत हो जब भी चलाना है, तो आप ऐसे पानी बचा सकते हैं। और लोगों को लगेगा कि यार इतने छोटे मोटे से क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर किसी नल से 1 बूंद पानी रेगुलर पूरे साल टपकता है, 10,000 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो आपने एक नल को जिसमें पानी टपक रहा है ऐसे बूंद बूंद, वो भी कहीं रोक दिया, उसको ठीक करवा दिया, तो 10,000 लीटर पानी तो आपने ये बचा दिया। क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल 10,000 लीटर। हाँ, तो इस तरह से आप पानी का संरक्षण करें। तो आप, ये हो गया डेली लाइफ में। इसके अलावा हम जो है लगातार कहीं ना कहीं गाँवों की अगर हम बात करें, हर घर में बोरवेल है, उससे हम सीधे गाड़ी धुलते हैं। कई कई गाड़ियां हैं कई घरों में, कई हजार लीटर पानी बर्बाद होता है। अगर आप उसको तरीके से यूज करें तो 1 बाल्टी से या 2 बाल्टी से भी आप 2 बाल्टी पानी से भी आप गाड़ी को साफ कर सकते हैं, पोछा उपयोग करके। बिल्कुल। लेकिन हम नहीं करते, तो वहां पर आप पानी बचा सकते हैं। तो ये एक स्टेप हो गया है। इसके अलावा हमारे हर काम में पानी का बहुत उपयोग है। आरओ का वाटर है, आरओ से जो वेस्टेज वाटर निकलता है उसको आप छिड़काव में यूज कीजिए। वो पानी कई कई बाल्टी पानी निकलता है, क्योंकि आरओ में 80% तक वाटर वेस्टेज है। अगर आपने 100 लीटर पानी जमीन से निकाला, आरओ में डाला, फिल्टर होकर आपको 100 लीटर में से केवल 20 लीटर साफ पानी मिलेगा, 80 लीटर वेस्टेज है। और जो कि केमिकल वाला पानी, जो कि हैजार्डस भी है, वो कोई अच्छा पानी नहीं है। उसे पौधे में डालने के लिए भी हम रिक्वेस्ट नहीं करते लोग। उससे आप अपना कहीं फ्लोर वॉशिंग में यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने में भी उसे नहीं यूज करना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कहाँ आरओ लगवाना है कहाँ नहीं। एनजीटी का इस पर प्रॉपर ऑर्डर है। 500 टीडीएस तक, 600 टीडीएस तक अगर है तो आरओ की जरूरत नहीं है, हम लगवा रहे हैं फिर भी। 1000 के टीडीएस तक भी लोग पानी पी सकते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है स्वास्थ्य को। लेकिन लोग 100 पे रखना चाहते हैं टीडीएस, तो आरओ में पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तो आरओ का हम कम उपयोग करें, जहां जरूरत है केवल वहीं यूज करें। तो ये चीजें हो गई पानी को लेके। इसके अलावा आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपने आसपास आप अच्छे पौधे लगाएं। केवल ऑर्नामेंटल पर ही फोकस ना करें, सजावटी पौधों पर भी, कि उन पे फोकस करें, जैसे नीम, बड़, पीपल, पिलखन, जामुन, सहसूत,
जो हमारे नेटिव ट्रीज है, क्योंकि इन पे पक्षी भी आते हैं, ये हमारी मिट्टी को भी उर्वरक बनाते हैं, ये बरसात को भी कहीं ना कहीं बुलाने में, अट्रैक्ट करने में, बारिश को के लिए भी सहयोग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने दैनिक जो है डेली लाइफ में कर सकते हैं। और पर्यावरण के जो एनजीओज हैं उनसे जुड़े, संस्थाओं से जुड़े, नदी को साफ करने के लिए जाएं कभी कभी, क्योंकि रिवर क्लीनिंग के इनिशिएटिव चलते रहते हैं। अगर आप कोस्टल एरिया में है तो वहाँ कोस्टल एरिया पे जो प्लास्टिक फैली हुई है समुद्र तट पे, उसको साफ करने के लिए इनिशिएटिव चल रहे हैं। मुंबई का मैं उदाहरण दूं तो मुंबई में बीच क्लीनिंग के कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, वहाँ उनका आप सहयोग कर सकते हैं। तमाम लोग जाते हैं वहाँ पर। जहाँ आप हैं, जैसे हैं, आप ऐसे अपने लेवल पर आपके कोई भी कितना भी आपका बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप अगर चाहें तो समय निकाल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। बिल्कुल। दो चीजें तो मैं भी इसमें जानता हूँ जी। एक तो हम अपने घर का कूड़ा जो है वो सेग्रीगेट करें। हाँ बिल्कुल। जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करें, बायोडिग्रेडेबल को अलग करें। हाँ राइट जी। उससे भी एनवायरनमेंट पर बहुत अच्छा, बहुत सबसे बड़ा एनवायरनमेंट पर अगर आज की डेट में कोई बर्डन है तो वो है आपका घर से निकलने वाला कूड़ा। अगर उसको आप सेग्रीगेट करके देंगे, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, और उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मिट्टी को बर्बाद करने से, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने से बचा रहे हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और जैसे हम शहरों में रहते हैं राइट, तो हमारे पास टेरेस है। हाँ। टेरेस के ऊपर हम गार्डन बना लें, बिल्कुल, घास लगा लें, पेड़ पौधे रख लें। हाँ। उससे हमारा एसी का खर्चा भी कम होगा। एसी का खर्चा कम होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। आजकल जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, आजकल जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, तो ऐसे में हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है कि सुबह उठते जब आप अपने टेरेस में इस तरह की फार्मिंग देखेंगे या इस तरह के प्लांट्स देखेंगे, तो वो आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी मानसिक हेल्थ के लिए, आपकी जो एसी का आपने बताया, कहीं ना कहीं ग्रीनरी रहेगी तो एयर टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। और अर्बन हीट जो डेवलप हो रही है आजकल, इमारतों पर जो हीट सूरज की किरणें पड़ते हैं वो गर्म होकर ज़्यादा हीट पैदा हो रही है, उसको हीट आइलैंड बोलने लगे हैं कुछ शहरों का आजकल, तो उसमें भी ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इसमें आपको सब्जियां मिलेंगी, फल मिलेंगे। टेरेस फार्मिंग क्या है, आपकी 20, 25, 30%, कई लोगों ने तो 100% सब्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी छत से पूरा कर रहे हैं, टेरेस से पूरा कर रहे हैं। तो आपको अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी भी या फल भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। अगर टेरेस फार्मिंग या गार्डनिंग की जाए तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। बिल्कुल जी। हमने बहुत सारी बातें करी जी कि कई मुद्दे हमने डिस्कस करे, ज्वलंत मुद्दे जो हैं हमारे सामने सब कुछ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सॉल्यूशन तो दे रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स का, आप लगे हुए हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जो है कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आए कैसे? बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, क्योंकि जब मैं स्कूल के बाद 2007 में 12th किया, उसके बाद कॉलेज में आ गए यहाँ दादरी ग्रेटर नोएडा में। तो उसी दौरान से, क्योंकि मेरा बचपन से ही ग्लोबल वार्मिंग और इन सब के बारे में पढ़ता रहता था, और इसके बारे में स्कूल मैगजीन, कॉलेज मैगजीन में लिखता भी था, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इन सब का। तो मेरा थोड़ा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में मैं सोचता था ग्लोबल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। पर मुझे फिर लगा कि मैं एक यूथ हूँ, कॉलेज के दिनों में ही लगा, 2009-10 के आसपास ही, और हमारी पूरी युवा टीम ने, हमारे साथियों ने ये सोचा कि भाई हम युवा हैं। मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि केवल एक युवा पढ़ता रहे या लिखता रहे, केवल नहीं, इससे नहीं होगा। ग्राउंड पर दिखने वाले लोग बहुत कम हैं जो ग्राउंड पर जाकर अपने सराउंडिंग्स में, अपने पड़ोस में पर्यावरण को बचाएं। केवल बातें करना, लिखना, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। तो मुझे झकझोरा मेरे अंतःकरण ने, और मुझे फिर इसमें आगे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि मैंने देखा मेरे आसपास एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा। क्या डैमेज हो रहा था उस दौरान? अंडरग्राउंड वाटर बहुत निकल रहा था। हर घर में मैं देख रहा था बोरवेल चल रहा है गाँव में। ग्रेटर नोएडा में मेरा गाँव है, खेड़ी बनौता, उसमें हर घर में पानी बर्बाद हो रहा है। गाड़ियां धुलने के लिए, जैसा मैंने बताया, तमाम उसके लिए एक मग्गा पानी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन आप 10 मिनट तक समर या बोर चला रहे हैं, उसमें 1000 लीटर तक पानी बर्बाद हो रहा है। तो इसको अवेयर करना तो मैंने गांव में एक अपने युवा साथियों के साथ मिलके एक रैली निकाली 2-3 गांवों में, और लोगों को जागरूक किया। तो कई लोग उसमें सामने आए और कई लोगों ने पानी की बर्बादी रोकी, बोरवेल पर नियंत्रण किया। कई लोगों ने नहीं किया और ज़्यादा किया।
तो लेकिन हमें एक पॉजिटिविटी आई कि इसका कुछ चेंज हो रहा है। हमने जगह जगह पोस्टर लगवाए पानी को लेके कि पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि लोगों में भ्रम है कि पानी तो बहुत है, पानी से प्रलय आनी है, पूरी पृथ्वी पानी से घिरी हुई है, पर उसमें बहुत कम परसेंट, 2-3% ही हमारे पीने लायक है जो अवेलेबल है। बाकी तो आइस के जो आइसलैंड है वहां पर स्टोर है, बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में स्टोर है। तो हमें पानी को समझना होगा। तो ये चीज मैंने ग्राउंड पर जाके समझाने की कोशिश की। लेकिन जब हम ये चीज कर रहे थे, गाँव में जागरूकता फैला रहे, तो किसी ने बोला, और खुद मैंने भी 1-2 जगह रियलाइज किया कि जितना गांव पूरे साल में बर्बाद करता होगा, उतना एक बिल्डर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बेसमेंट बनाने के लिए डी वाटरिंग कर देते हैं। तो डी वाटरिंग में जैसे मैं बता रहा था, कई कई बोरवेल करके एक ही साइड पर नाले में पानी डाला जा रहा, तो उसको कैसे रोकोगे आप? गांव में तो चलो जागरूकता हो जाएगी, लोग रुक जाएंगे और वो पानी जमीन में ही चला जाता, लेकिन ये जो बर्बाद हो रहा है। तो फिर मैं इसके लिए कलेक्टर साहब से मिला, डीएम साहब से, अथॉरिटीज के सीईओ से और ऑफिसर से मिला। तो उन्होंने बोला, लेकिन आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं हाई कोर्ट चला गया, इतने कम एज में ही, कॉलेज के दिनों में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट गया कि इसको रुकवाना है, ये गलत हो रहा है, हमारा जल स्रोत नीचे जा रहा है। क्योंकि उस दौरान हमारी नलें सूखने लगी। जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने होश संभाला, स्कूल टाइम में खूब नलें काम करती थी, फिर नलों ने काम करना बंद कर दिया मैं मेरे कॉलेज में आते आते। तो ये तो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने आरटीआई से इंफॉर्मेशन ली, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से। उन्होंने बताया कि आपके जिले में 2 से 3 मीटर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है जमीन का पानी। मतलब आज अगर 15 मीटर पे पानी है नोएडा के नोएडा में, अगले साल वो 18 मीटर पे होगा, उससे अगले साल वो फिर 21 मीटर पे होगा। तो ये तो कुछ ही सालों में घट जाएगा। तो इस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं ये प्रेरित किया कि भाई इसके लिए आपको आना होगा, ये बड़ी चुनौती है, नहीं तो हमारा जल स्तर चला जाएगा। तो मैं फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गया, एनजीटी, और 11 जनवरी 2013 को एक लैंडमार्क ऑर्डर उन्होंने दिया कि कोई भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड वाटर यूज नहीं करेगा। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल था। और कंस्ट्रक्शन भी करना है, विकास भी करना है, क्योंकि 500 के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और बिना पानी वो अधूरा है। तो उनको ऑप्शन भी देना था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, ना कोर्ट चाहती है, ना पॉलिसी मेकर्स, कि ये चीजें रुके। तो एसटीपी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके ट्रीटेड वाटर को एक तरह से अलाउ किया गया, प्लांट से आप पानी लेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें थी। और फिर मैंने देखा कि इसमें और काम करना है। अभी तक हम उस मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, ग्राउंड वाटर पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर मैंने आसपास देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, पेड़ों की कटाई को लेकर के, अभी हाल ही में जैसे पेड़ों की कटाई हुई डीसीएम कंपनी में, जो कि एक बंद प्लांट है, 1000 पेड़ काटे गए। इस मुद्दे को उठाया हमने, बाद में कंपनी को सील किया गया है, क्योंकि एक बंद कंपनी थी, उसको सील किया गया। अभी मैटर एनजीटी में है, एनजीटी ने सो मोटो भी लिया है। तो इस तरह से शुरुआत हुई कि पानी, जमीन का पानी बचाना था, और फिर पेड़ पौधे बचाने तक ये बात आई। उसके बाद हम इसमें लगातार अब 15-20 पर्यावरण के मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। विक्रांत भाई, ये तो हो गए कि जिन मुद्दों पर आप काम करते हैं और कैसे आपने इसकी शुरुआत की। जी जी जी। अब हम बात करते हैं आपके करंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। जी। 2 जिनके अंदर मेन प्रोजेक्ट है आपके, एक है अर्बन फॉरेस्ट और एक है हमारा पॉन्ड बनाना, पॉन्ड रेस्टोरेशन। हाँ जी, पॉन्ड रिस्टोरेशन, राइट। इस पर अगर आम जनता आपसे जुड़ना चाहे, राइट, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ना चाहे, कंपनी आपके साथ जुड़ना चाहे, सीएसआर के तहत आपके साथ जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकती है? और ये आपका मॉडल क्या है? आप पॉन्ड रिस्टोरेशन कैसे करते हैं और अर्बन फॉरेस्ट कैसे बनाते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में बताइए। जी, ये बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है। आजकल ये बड़ा पॉपुलर है ये, इस पे क्योंकि जल शक्ति अभियान भी चल रहा है भारत सरकार का, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तालाबों पर आजादी के बाद इतना बड़ा कैंपेन कभी नहीं चला, जिसपे युवाओं को और हमारे जैसे पर्यावरणविदों को एक प्रोत्साहन भी मिला है, एक मोटिवेशन मिला है कि जल शक्ति अभियान के थ्रू अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस पर प्रशासन भी अब सजग हो गया है। तो हम लोग भी पॉन्ड रेस्टोरेशन जल शक्ति अभियान के पहले से ही कर रहे हैं। 2014-15 से हम इस पे हैं, हमारी युवा टीम पूरी। तो हम लोग सीएसआर का भी मदद लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पर जैसे 1000 तालाब है नोएडा, ग्रेट नोएडा में, इनको रिस्टोर किया जाए। इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है, काम चल रहा है, तमाम कॉरपोरेट। लेकिन हमने क्या अप्रोच ली है, हमने ऐसे तालाबों को चुना है जो बड़े तालाब है नोएडा, ग्रेट नोएडा के, और जिन पर कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनमें पानी नहीं है।
जिनमें पानी है उन पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनमें जलकुंभ भी है, प्लास्टिक है, हटाया, पेड़ पौधे लगाए, बेंच लगा दिए, हो गया रिस्टोर। लेकिन हम कर रहे हैं जिनमें पानी नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया, बारिश का पानी तालाबों तक आ नहीं रहा है, क्योंकि कैचमेंट एरिया डिस्टर्ब हो गया। तो मेरा फोकस है, हमारी संस्था का, हमारी टीम का फोकस है ऐसे तालाबों को, जैसे नोएडा एडवेंट के सामने सेक्टर 135 में सबसे बड़ा पॉन्ड है नोएडा गेट नोएडा का, लगभग उसमें 8-10 एकड़ में फैला हुआ है, उसमें कोई एक बूंद पानी आपको नहीं दिखता था, पूरा उसमें लोग कूड़ा डालते थे। उसको हम लोगों ने रिस्टोरेशन उसका शुरू किया है, 4-5 हजार पौधे लगाए उसके चारों तरफ, प्रॉपर फेंसिंग की है, कूड़ा डालने पे रोक लगाई है, और प्रशासन का, नोएडा प्राधिकरण का हमें बहुत सहयोग मिला है उस पे। और उसमें हम लोग एसटीपी के ट्रीटेड वाटर से उसको फीड कर रहे हैं। शायद ये यूपी का पहला ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है पॉन्ड रेस्टोरेशन का, जिसको ट्रीटेड वाटर एसटीपी, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है 3 किलोमीटर दूर, वहां से अंडरग्राउंड लाइन डाल करके उसको फीड किया जा रहा है, क्योंकि आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है और उसमें आज पानी दिखता है। अभी वहां पर 2 दर्जन माइग्रेटरी लोकल बर्ड्स दिखाई देती हैं, और बहुत सारे वहाँ एक तरह की इकोलॉजी एकदम रिवाइव हो गई। तो ये एक हमारा कैंपेन है। तो इसमें तमाम कॉरपोरेट का हमें सहयोग मिला है, वॉलंटियर्स का सहयोग मिला है, स्टूडेंट्स का मिला है। इस तरह के हम लगभग 8-10 तालाबों पर काम कर चुके हैं, जो जिनका रेस्टोरेशन किया जा रहा है। इसमें आप जुड़ सकते हैं, आमजन जुड़ सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, कॉरपोरेट भी सीएसआर से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई सौ तालाब है, जैसे मैंने बताया, उन पर अभी काम होना बाकी है। हर गांव में 2-2, 3-3 तालाब है। इसके साथ साथ पैरेलल हम अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके आसपास कोई जमीन पड़ी हुई है, आपके सेक्टर के आसपास या गांव में ग्राम सभा की खाली जमीन पड़ी हुई है, या उस पर कूड़ा डालकर उसको खराब किया जा रहा है, तो ऐसे में हम वहां पर पौधे लगा करके नेटिव एक उसको अच्छा जंगल बना सकते हैं, उसमें बैठने के लिए स्थान बना सकते हैं, लोग जाएं घूमें, जैसे पहले हर गांव में होता था। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वॉलेंटियर्स का या आम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। उसको मेंटेन भी करना है, हम उसके लिए सीएसआर सपोर्ट भी दी जा सकती है। तो ये कुछ हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अर्बन फॉरेस्ट बनाना, हम चाहते हैं हर साल लगभग हम 6-7 अर्बन फॉरेस्ट बनाए एनसीआर में, क्योंकि एनसीआर में प्रॉब्लम ज़्यादा है पॉल्यूशन की। लगभग 8-10 वाटर बॉडीज़ को हम रिस्टोर कर सकें, तो ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट एजुकेशन पे भी काफ़ी काम करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हर साल हम लगभग 100 स्कूलों को कवर करें, जिनमें हम एनवायरनमेंट के ऊपर वर्कशॉप दें, एनवायरनमेंट या वाटर वॉरियर बन के आए। तो उसमें भी आम लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, संस्थान भी कर सकते हैं, कॉरपोरेट भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विक्रांत भाई, आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी पर्यावरण के बारे में चीजें जानने को मिली। ये भी हमने समझा कि हम आम जन जो है वो किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। जी। और आपका जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो हम अपने इसमें चैनल में, वीडियो में डिटेल में डाल देंगे, ताकि लोग जो है आपके साथ जुड़ पाए, और वो अगर आपको सहयोग करना चाहें तो आपके साथ जो है जुड़कर आपको सहयोग कर सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच भारत जी और आपकी पूरी टीम को, कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोग आगे आएंगे और पर्यावरण के लिए, और इससे हमारी टीम और ज़्यादा सशक्त होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर पाएंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। विक्रांत जी के साथ हमने पर्यावरण को लेकर बहुत सारी बातें डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपने कमेंट्स डालकर बताइए हमें कि आप और किन चीज़ों के ऊपर जो है चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, और आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।